आज हम बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें इस एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। 1857 के ग्रेट रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को एक बात समझ में आ गया कि अगर इंडिया पे लॉन्ग टर्म रूल करना है तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन को शामिल करना जरूरी है। इस पॉलिसी का नाम दिया गया पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। और इस पॉलिसी के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट 3 डिफरेंट एक्ट पास करती है, जिसमें पहला एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1862। इस काउंसिल एक्ट में एक प्रोविजन था कि इंडिया में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थापना किया जाए और वायसराय को इंपावर किया जाता है कि आप कुछ इंडियन को इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन का प्रवेश निषेध था। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल पावरलेस थी, इसके पास कुछ भी पावर नहीं था। और जो इंडियन को नॉमिनेट किया गया, उनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम था, केवल 3 लोग शामिल हुए थे। और जब आगे बढ़ते हैं तो 1885 में इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है। और जो उसके मॉडरेट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कुछ डिमांड रखना स्टार्ट करते हैं। उनका पहला डिमांड था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको एक्सपेंड किया जाए, इसमें मेंबर की संख्या को बढ़ाया जाए। दूसरा था कि जो मेंबर इंटर कर रहे हैं वो नॉमिनेशन के थ्रू नहीं, इलेक्शन के थ्रू जाएं। और जो मेंबर इलेक्शन के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल में चले गए हैं, उनको कुछ पावर दिया जाए ताकि वो भी कुछ बोल सकें। क्योंकि 1862 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था वो पावरलेस थी और उनके मेंबर के पास कुछ बोलने का अधिकार नहीं था, बजट पे डिस्कस करने का अधिकार नहीं था, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो क्वेश्चन है वो भी पूछने का अधिकार नहीं था। और इसी प्रेशर के बीच जन्म लेता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। और इसका पहला प्रोविजन था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें एडिशनल मेंबर की संख्या को बढ़ाया गया। दूसरा प्रोविजन, पहली बार इस एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शन के एलिमेंट को ऐड किया, लेकिन कहीं भी पूरे एक्ट में इलेक्शन वर्ड मेंशन नहीं किया गया। यानी कि पहले जो वायसराय एडिशनल मेंबर को नॉमिनेशन के थ्रू भेजते थे, वो अभी भी नॉमिनेशन के थ्रू भेजेंगे, लेकिन जो मेंबर होंगे वो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा रिकमेंडेड मेंबर में से होंगे। यानी कि जो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रिकमेंडेशन भेजा है, मेंबर की लिस्ट भेजा है, उसी में से वायसराय नॉमिनेट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर बनेंगे, वहां पे रिकमेंडेशन करने के लिए कौन कौन से बड़ी है, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार। यानी कि ये सभी लोग कुछ मेंबर को रिकमेंड करेंगे प्रोविंस के गवर्नर के पास, और वो गवर्नर इन्हीं मेंबर में से नॉमिनेट करेंगे प्रोविंशियल काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और इस एक्ट का जो लास्ट प्रोविजन था कि जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंटर किए, यानी कि जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बने, उनको बजट पे डिस्कस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। और अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है तो वो 6 डे के प्रायर नोटिस पे वो क्वेश्चन को पूछ सकते थे। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।